साथियों, एक गजब की चीज निकल कर आई। गजब की चीज क्या निकल के आई? आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अल्टीमेट न्यूज है। अल्टीमेट न्यूज ये है कि हाल ही के अंदर नीदरलैंड में इंसानों के रक्त पर एक सैंपल कलेक्शन का प्रयोग किया गया। मतलब ऐसे समझिए कि नीदरलैंड के अंदर जो डच वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 22 रैंडम लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए। जैसे मेरा ब्लड सैंपल ले लिया, फिर कहीं और 5 किलोमीटर दूर जा करके किसी बच्चे का ब्लड सैंपल ले लिया, कहीं दूर जाकर पहलवान का ले लिया, कहीं जाके डॉक्टर का ले लिया। इस प्रकार से उन्होंने 22 ब्लड सैंपल कैलकुलेट किए, रक्त के सैंपल कैलकुलेट किए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन 22 में से 17 लोगों के खून में प्लास्टिक था। विचार करिए, ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील न्यूज़ है। ये ऐसी न्यूज़ है जिसने कि दुनिया को झकझोर दिया है। आप विचार नहीं कर सकते कि आज इस दुनिया में आधे से अधिक लोगों के खून में प्लास्टिक बह रहा है, जिसकी कल्पना हमें और आपको नहीं है। ये चीज जैसे ही आपको पता चलती है, निश्चित ही आपके कान चिंता के मारे खड़े हो जाने चाहिए कि आपके ब्लड में प्लास्टिक है। अब आप पूछेंगे कि सर, हमारे ब्लड में प्लास्टिक पहुंचा कैसे? बहुत आसान तरीके से पहुंचा। कैसे? बचपन में जब बच्चे ने दूध की बोतल को मुंह से लगाया, तब बोतल के माध्यम से प्लास्टिक उसके शरीर में सबसे पहले एंट्री किया। दुनिया में जब से प्योर वाटर पीने के चलते ये जो पानी अपन पीते हैं आजकल, आरओ का या डिस्टिल वाटर या मिनरल वाटर जो हम पीते हैं, ये जिस प्रकार की बोतल्स के अंदर पानी पिया जाता है, वहां पानी के साथ साथ उस बोतल के किनारों के अंदर से झड़ कर के प्लास्टिक की छोटी छोटे कण हमारे शरीर में एंट्री कर जाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे कॉस्मेटिक का प्रयोग किया जाना, बहुत सारे खाद्य पदार्थों का प्लास्टिक में रखकर संग्रहण करना, भोजन इत्यादि के लिए आवश्यक सामान को प्लास्टिक की थैली से इधर से उधर लेके जाना, स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक का पीना, ये सारी वो चीजें हैं जिनसे हमारे शरीर में माइक्रो प्लास्टिक्स की एंट्री हुई। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जब खून के अंदर माइक्रो प्लास्टिक हो चुका है, तो निश्चित ही उस माइक्रो प्लास्टिक की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होगी, जिस वजह से ऑक्सीजन जब वो सही से ले जा ही नहीं पाएगा तो श्वसन संबंधी दिक्कतें होंगी। बड़े समय में चलते हुए शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई के रुक जाने से बहुत सारी दिक्कतें, जैसे पैरालिसिस का होना, हार्ट अटैक का होना, दिमाग का बंद हो जाना देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ चूंकि ये बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, इस वजह से कैंसर की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है। माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं वो हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित हैं। यहाँ पर आपके सामने ये सारी चीज़ें निकल करके आई हैं। विशेष रूप से पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीमिथाइल मैक्रेलिलेट और नाइलॉन जैसे प्लास्टिक शरीर में पाए गए हैं। 22 ब्लड सैंपल्स में से 17 ब्लड सैंपल पॉल्यूटेड पाए गए हैं। ये निश्चित ही एक चौंकाने वाला तथ्य है जो हम सबको चिंता में डाल सकता है। यानी कि शरीर के अंदर यह एक चिंता का बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। बड़ा सवाल बनता है कि सर, क्या कॉस्मेटिक्स के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग होता है? जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स बहुत तरीके से उपयोग में लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शरीर के अंदर ऐसा कोई भी प्लास्टिक का पार्टिकल जो 5 mm से छोटा हो, वो माइक्रोप्लास्टिक कहलाता है। और हमारे द्वारा प्लास्टिक के किसी भी प्रकार के सामान के उपयोग करने से वो शरीर में पहुंचता है। ये माइक्रोप्लास्टिक्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक वो है जो कि किसी विशेष पर्पज से, जैसे कि फेस वॉश के अंदर, कॉस्मेटिक के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर, स्क्रब के अंदर पॉलीथीन के माध्यम से लाया गया। दूसरी तरफ है साथियों सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक, जिसका उद्देश्य आप तक प्लास्टिक पहुंचाना नहीं था, जैसे पानी की बोतल हुई या फिर सामान ले जाने के लिए थैला हुआ, गार्बेज रखने के लिए बर्तन हुआ। ये सब सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक के सोर्सेज माने जाते हैं। दुनिया भर में माइक्रोप्लास्टिक का पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हुए भारत ने भी सिंगल टाइप के प्लास्टिक को बैन करने का नियम ले लिया है। ये चिंता की बात है और आप सबसे भी आग्रह है कि जीवन में माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग सीमित कर लें। अपने जीवन में जितना भी माइक्रोप्लास्टिक आसपास है उसको लिमिट करने का प्रयास करें।